अब मैं राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, मैनिफेस्टो, मुसलमान और मंगलसूत्र की जो ये लड़ाई शुरू हुई, क्या यही रणनीति थी? क्या आधी आबादी को ही टारगेट यहाँ पर शुरुआत से ही प्रधानमंत्री कर रहे थे, जो कि हमें लग रहा था कि महिलाओं माताओं की जो संपत्तियां हैं उनका मंगलसूत्र घुसपैठिए को दे दिए जाएंगे? हम समझ रहे थे कि यहाँ एम फैक्टर को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हीं तुष्टीकरण की राजनीति में फंसाकर यहाँ कांग्रेस को फिर से बैकफुट पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो भावनात्मक, जो इमोशनल कार्ड कल प्रियंका गांधी ने खेला, मां सोनिया गांधी, दादी इंदिरा गांधी का जिक्र कर, मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, अब ये लड़ाई आगे कहां जाती हुई नजर आ रही है? कौन बैकफुट पर, कौन फ्रंट फुट पर दिख रहा है? देखिए पूजा, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए, तो वो 6 महीने जो चुनाव उनका चला था, 6 महीने चुनाव प्रचार चला था, उस समय उनका जो केंद्र था वो राष्ट्रवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसके इर्द गिर्द वो अपने चुनाव प्रचार को उन्होंने रखा और एक नई हवा के झोंके की तरह राष्ट्रीय राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। लोगों ने यूपीए सरकार का 10 साल का जो शासनकाल था, तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप थे, तमाम परिवारवादी पार्टियों का उस समय देश के अलग अलग इलाकों में शासन चल रहा था, तो प्रधानमंत्री से एक नई उम्मीद और नई सोच के तहत उनको बहुत तगड़ा जन समर्थन मिला। 2019 में पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक था, राष्ट्रवाद चरम पर था। 2024 में ना रामलल्ला का उतना कुछ माहौल दिखाई दे रहा है, और दिखाई भी दे रहा है तो एक खास वर्ग में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ना वो विकास के मुद्दे पर, मैं रोज कहता हूं चुनाव लड़ा नहीं जा सकता, तो पहला जो चरण का चुनाव हुआ है, निश्चित तौर पे कम मतदान होना, आप देखिए कई तरह की चीजें, मैं तो लोगों में जब आमतौर पर बैठता हूं तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो लगता है कि बीजेपी की ही सरकार होगी, या तो सीटें घट जाएंगी या तो सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन लगता तो है कि वही आएंगे। इस तरह की चर्चा लोग करते हैं। तो इस मानसिकता वाले जो लोग हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे, वो वोटिंग बूथ तक नहीं जाएंगे। गर्मी, उनके तमाम वो वीकेंड में चुनाव होना, तो बाहर चले जाना, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं, खेती बाड़ी है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को कम मतदान से निश्चित तौर पर बेचैनी हुई। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि विपक्ष का जो संविधान खत्म करने की बात है, और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के 3-4 नेताओं ने अपने अपने बयान अलग अलग तरीके से दे दिए, ये एक ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे बैकफुट पर आती है। और उसे बार बार अगर आप देखें, प्रधानमंत्री को देखें, गृह मंत्री को देखें, अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में इस बात का वो जिक्र करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदलेगा। क्योंकि विपक्ष की ये बात कि 400 पार का नारा सिर्फ संविधान बदलने के लिए दिया जा रहा है, वो बात कहीं अंदर तक जाती है और वो बीजेपी को बेचैन करती है। इसीलिए प्रधानमंत्री दलित और पिछड़ों के आरक्षण, आदिवासियों के आरक्षण को मुसलमानों के आरक्षण से जोड़ दे रहे हैं, ताकि दलितों में और आदिवासियों में संविधान को लेकर इस देश के दलित और आदिवासियों का जीवन अगर सुधरा है, उन्हें मनुष्य की तरह ट्रीटमेंट अगर मिलना शुरू हुआ है, तो वो भारत के संविधान की वजह से हुआ है। उनके जीवन में जो भी बदलाव, अधिकार, जो कुछ भी हुआ है, वो भारत के संविधान आने के बाद हुआ है। तो संविधान के प्रति दलित और आदिवासियों का जो अटैचमेंट है, वो बहुत तगड़ा है। और ये कहना कि संविधान बदला जाएगा, ये उन पर सीधे आघात करता है। और इसी से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बार बार दलित और आदिवासियों को इस तरफ जोड़कर कि कांग्रेस पार्टी आई तो वो आपके गहने बेच देगी, आपकी मंगलसूत्र ले लेगी, आपका आरक्षण मुसलमानों को दे देगी, आपका सब कुछ दे देगी, मुसलमानों को देगी। ये बात दलित और आदिवासियों को एड्रेस करके जब वो कहते हैं, तब मुझे लगता है कि विपक्ष का वो नारा, विपक्ष का वो प्लैंक कि 400 पार ये इसलिए कह रहे हैं कि इन्हें संविधान बदलना है, तो ये लगता है कि ये उसकी काट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। और जो घमासान इस वक्त दिख रहा है, देखते हैं जो काट ढूंढी गई है यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से कितना उसमें सफल हो पाती है, क्योंकि अब यहाँ पर अटैकिंग मोड में भी विपक्ष आ गया है।